हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीआर के स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी हम एक वीडियो आपके लिए लाए थे जो आपके उत्तराखंड इतिहास के चंद राजवंश से संबंधित थे। उसमें हमने 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज उसके ही आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे के 25 क्वेश्चन। तो ज़रूर देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या है। 26 क्वेश्चन है असत कथन बताना है, गलत बताना है। पहला है मांगा कर, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। सेकंड है रोलिया देवल्या कर, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा हेतु देय कर था। थर्ड है भाग कर, जो घरों पर लगने वाला कर था। या फोर्थ है तान या टाण कर, जो सूती या ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, गलत बताना है। तो गलत होता है, गलत जो आपका हो जाएगा वो भाग कर हो जाएगा, क्योंकि भाग कर जो है घरों पर नहीं लगता था। घरों पर नहीं लगता था, ये लगता था घराटों पर। घराट मतलब जो आपको पता है पंचक्कियाँ होती हैं, अनाज पीसने वाली। प्राचीन काल में जो पानी के फ्लो से पंचक्कियाँ चलती थी, तो घराटों पर लगने वाला कर था आपका भाग कर। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 क्वेश्चन क्या है भाई। 27 है बंदोबस्त करने वाला प्रथम चंद राजा आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है आपका रत्नचंद, सेकंड है रुद्रचंद, थर्ड है बालो कल्याण चंद और फोर्थ है पूर्णचंद। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो आंसर है पहला बताना है। आपको पता है चंदों में दो राजा हुए हैं जिन्होंने भूमि बंदोबस्त कराया है। तो पहला राजा जो है हमारा रत्नचंद है। और इसका अगर बंदोबस्ती अधिकारी पूछता है, बंदोबस्त अधिकारी कौन था जो इसके सहायक के रूप में कार्य करता है, वो होता है जिंदा किराल। कहीं के जिंदा किराल है या कहीं कहीं जिंदा केताल भी है। ठीक, पहला ये है। और सेकंड कौन है आपका, रुद्रचंद है। बंदोबस्त करने वाला पहला रत्नचंद है और सेकंड कौन सा है, रुद्रचंद है। बाकी बालो कल्याण चंद के बारे में क्या है, चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाला भी कौन है भाई, बालो कल्याण चंद है। और कब इसने आपका परिवर्तित की है राजधानी, 1563। आपको पता है बालो कल्याण चंद के पहले भीष्मचंद है जो चंपा से अल्मोड़ा राजधानी बनाने की योजना बनाता है, वहां पे नींव भी रखता है, उस राजधानी का शिलान्यास भी करता है। लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित करने की बात होगी तो आंसर होगा बालो कल्याण चंद। पूर्णचंद के बारे में क्या है, ये वही राजा है जो अपना राजपाट पूरी तरह से त्याग कर पूर्णागिरी की सेवा में तल्लीन हो गया था या लीन हो गया था। ठीक, पूर्णागिरी वाला पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो पूर्णागिरी मंदिर वाला पॉइंट किससे संबंधित है भाई, पूर्णचंद से है। ठीक, इसका आंसर क्या है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। तो 28 क्वेश्चन क्या है, गलत कथन बताना है। ठीक है, कौन सा बताना है, गलत बताना है। पहला है चंदों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी। सेकंड है कृषि उपज का छठवां, ये क्या है, छठवां भाग गल्ला छाड़ा के रूप में लिया जाता था, कर मात्र नगद रूप में ही लिया जाता था। या फोर्थ है भाबर तथा तराई क्षेत्र में कर की दर अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्रों में वहां पे कम थी। गलत बताना है, तो गलत हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि चंदों के काल में टैक्स जो है नगद भी लिया जाता था, अनाज के रूप में भी लिया जाता था। तो अनाज के रूप में जो लिया जाता था उसको कहते थे बैकर। क्या कहते थे, अनाज के रूप में वो होता था बैकर। कभी कभी मान लो किसी व्यक्ति पर, जनता के पास जो है अनाज नहीं होता था, तो उसके बदले में जो उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता था उसको कहते थे आपका कूट कर। कूट कर है, ठीक, बैकर या कूट कर। तो बैकर दूसरा है जो अनाज के रूप में, नगद ना अनाज के रूप में, वो आपका कूट कर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाकी सारे इसमें ऑप्शन क्या है सही है। 28 का आंसर क्या है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 29। चंद राजवंश में लगान का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी कौन था। पहरी, कोटाल है, या प्रधान है, या बूढ़ा है। आंसर क्या होगा भाई, पहरी के बारे में, अच्छा हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी, तो आंसर है कोटाल। इसी के पास सारे जो है भूमि बंदोबस्त या लगान के संबंधित जो भी कागजात होते थे, जो भी आपके कागज वगैरह होते थे, हिसाब किताब की जो पुस्तकें होती थी, कोटाल के पास ही रहती थी। और आपको प्रधान और बूढ़ा के बारे में बताया। प्रधान बूढ़ा गांव के एक अधिकारी हैं, ग्राम के अधिकारी हैं, जिनका काम क्या होता था, जनता से, गांव में जनता से राजस्व वसूल करने का काम। पहरी का काम क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्रहरी का काम करता था, चौकीदारी का काम करता था गाँव में, और कभी कभी ये डाकिए के रूप में भी अपनी सेवाएं देता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लगान का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी है कोटाल। सेकंड आंसर। आगे देखते हैं आपका 30 क्वेश्चन।
30 क्वेश्चन क्या है, गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों राज्यों का शासक बनने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? जो कुमाऊं का भी था, गढ़वाल का भी राजा बना था। महेंद्र चंद है या हर्षदेव जोशी है या थर्ड है प्रद्युम्न चंद या ललित शाह? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रद्युम्न चंद। तो किसका पुत्र है? ललित शाह का। ललित शाह का पुत्र है। आपको पता है कि जब कुमाऊं में कौन था भाई? कुमाऊं में आपका दीपचंद राजा था। कुमाऊं में कौन था? दीपचंद। तो दीपचंद के काल में क्या होता है? इसके अधिकारी मोहन सिंह रौतेला ने क्या किया था? दीपचंद और इसके अधिकारी हर्षदेव जोशी को कैद कर लिया था। हर्षदेव जोशी को आपका कैद कर लिया गया था, जिसमें दीपचंद वहीं पे सीरा कोट का जो आपका वो कारागार होता था वहाँ पे मारा जाता है, और हर्षदेव जोशी वहाँ से भागकर गढ़वाल जाता है और गढ़वाल में ललित शाह से हेल्प मांगता है कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। तो ललित शाह यहाँ पे आता है, कुमाऊं को जीतता है, मोहन सिंह रौतेला को हराता है, कुमाऊं पर अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम से गद्दी सौंपता है। ठीक है, तो कुमाऊं का राजा भी बना है प्रद्युम्न चंद। और एक समय ऐसा भी आएगा जब गढ़वाल पे कोई शासक नहीं होगा जयकर शाह की अनुपस्थिति में, क्योंकि जयकर शाह और प्रद्युम्न शाह दोनों सौतेले भाई हैं, तो इनके बीच में भी युद्ध होता रहता था। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये कुमाऊं का भी राजा था और गढ़वाल का भी राजा था, एक समय में ही रहता एक ही जगह था, लेकिन शासक दोनों जगह का था ये। ठीक है, तो प्रद्युम्न चंद आंसर होगा इसमें। महेंद्र चंद के बारे में आपको पता है, गोरखों ने पहली बार जो कुमाऊं आक्रमण किया था 1790 में किया था। कब किया था? 1790। यहाँ पे राजा उस समय कौन था? चंद्रवंश का अंतिम नरेश महेंद्र चंद था, जिसको गोरखों ने हवालबाग के युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में? हवालबाग वर्तमान में अल्मोड़ा में, आपको पता है हवालबाग। तो हवालबाग के युद्ध में जो है महेंद्र चंद को हराया गया था और गोरखे जीते थे, और उत्तराखंड पर गोरखा सत्ता की स्थापना मानी जाती है 1790। हर्षदेव जोशी के बारे में आपको पता ही है, ये जो है आपका कुमाऊं के राजा दीपचंद का अधिकारी था। हरदेव जोशी को आपका विभीषण भी कहते हैं, मीर जाफर भी कहते हैं। राजाओं को बनाने तथा बिगाड़ने वालों के नाम से यही जाना जाता है। गोरखों को कुआं पर या उत्तराखंड पर आक्रमण करने के लिए न्योता कौन देगा? यही देगा। अंग्रेजों को न्योता कौन देगा? यही देगा। ललित शाह को गढ़वाल से कुआं पर आक्रमण करने के लिए कौन बुलाएगा? यही बुलाएगा। तो हरदेव जोशी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रद्युम्न चंद के बारे में हमने पढ़ लिया। ललित शाह के बारे में हमने पढ़ लिया कि किसका आपका पिता है? प्रद्युम्न चंद का या प्रद्युम्न शाह का पिता है। और इसकी मृत्यु याद रखना, इसकी मृत्यु होती है मलेरिया से होती है दुलड़ी नामक स्थान पर। ठीक है, दुलड़ी कहाँ पे? दुलड़ी नामक स्थान पर इसकी मृत्यु होती है। जब ये कुमाऊं पर अपने बेटे प्रद्युम्न चंद को गद्दी सौंप के वापस जा रहा होता है गढ़वाल में, तो रास्ते में दुलड़ी नामक स्थान पे मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है हमारा? प्रद्युम्न चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो आपका होगा 31। तो 31 क्वेश्चन क्या है? बगवाली पोखर का युद्ध। बगवाली पोखर का युद्ध जो है 1779 के समय चंद नरेश कौन था? पहला ऑप्शन दीपचंद, सेकंड है मोहन चंद, थर्ड है प्रद्युम्न चंद, या चौथा है हर्षदेव जोशी। तो बगवाली पोखर के युद्ध की बात हो रही है, तो कुमाऊं के चंद नरेश मतलब कुमाऊं के राजा की बात हो रही है। तो उस समय जो कुमाऊं का राजा था वो था हमारा मोहन चंद। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, कुमाऊं में जो दीपचंद अधिकारी है, सॉरी दीपचंद अधिकारी नहीं है, राजा। ठीक है, दीपचंद जो आपका राजा है, तो इसका अधिकारी कौन है? आपका मोहन चंद। तो मोहन चंद ने क्या किया था? दीपचंद और इसके एक अधिकारी हर्षदेव जोशी को कैद कर लिया था। ठीक है, हर्षदेव जोशी को कैद कर लिया था, जिसमें जो है दीपचंद बाद में वहीं पे कैद में मारा जाता है, और हर्षदेव जोशी जैसे तैसे कुमाऊं से उस कैद से भाग निकलता है और गढ़वाल के राजा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए न्योता देता है, बुलावा भेजता है। तो गढ़वाल से ललित शाह आता है और किसके खिलाफ आक्रमण करेगा? फिर मोहन चंद के खिलाफ। तो 1779 में युद्ध होता है, बगवाली पोखर है, मोहन चंद और किसके बीच में होगा? ललित शाह। मोहन चंद और आपका ललित शाह के बीच में आपका युद्ध हो जाएगा। ठीक है, मोहन चंद और ललित शाह। इसमें ललित शाह जीतता है और अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद नाम से गद्दी सौंपता है। वापस जा रहा होता है, दुर्ले नामक स्थान पर ललित शाह की मृत्यु हो जाती है मलेरिया से। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? 31 का मोहन चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या है? गलत। इसमें गलत कथन बताना है। क्या बताना है? गलत कथन। अजीत चंद का शासनकाल गैंडा गर्दी के नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन। सेकंड है
युद्ध का स्वांग रचकर स्वयं को श्रीनगर का विजेता देवीचंद ने घोषित किया था। थर्ड है जुआ की बाज, कर जगतचंद ने लगाया था। फोर्थ है पिंडर घाटी जो चमोली में है, पिंडर घाटी पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा रुद्रचंद था। तो इसमें आपको बताना गलत कथन, तो गलत है आपका चौथा, क्योंकि पिंडर घाटी चमोली पर आक्रमण करने वाला पहला राजा रुद्रचंद नहीं था, ज्ञानचंद द्वितीय था। कौन सा था भाई? ज्ञानचंद द्वितीय। अब गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया है, तो गढ़वाल में राजा कौन है? फतेह शाह। फतेह शाह। और गढ़वाल पर आक्रमण करके नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को लाकर कुमाऊं में स्थापना कराने वाला राजा भी कौन है? ज्ञानचंद सेकंड। जुआ की बात मतलब जुआरियों पर, जो जुआ खेलते थे उन पे टैक्स लगाया था जगतचंद ने, बिल्कुल सही है। युद्ध का स्वांग रच पर श्रीनगर में विजेता घोषित किया था देवीचंद ने, जो इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं। इसने कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का स्वप्न भी देखा था। अपने सारे राजकाल, अपना सारा काम जो है खुद नहीं करता था, मतलब चाटुकारों लोगों से, चाटुकार जो लोग होते हैं उनसे घिरा रहता था, उन पर काफी इसने अपना धन भी व्यय किया था। और चंदों की अवनति काल का जो एक तरह से चंदो शासन काल का जो अवनति प्रारंभ होती है, डिक्लाइन जो स्टार्ट होता है, वो देवीचंद के काल से ही माना जाता है। और इस समय गढ़वाल का राजा कौन है? जिसने नकली युद्ध किया है उस समय हो जाएगा आपका प्रदीप शाह। ठीक, हरिचंद का शासन गेंडागर्दी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में गेंडागर्दी नाम से अधिकारी होते हैं। गेंडागर्दी एक वर्ग था जो इन्हीं का विशेष प्रभाव था, तो शासनकाल गेंडागर्दी के नाम से जाना जाता है। गलत बताना है तो गलत है आपका चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 33 क्या है? तराई भावर क्षेत्र में 9 लाख रुपए की आय किस चंद राजा के काल में होती थी? पहला ऑप्शन है जगतचंद, सेकंड है देवीचंद, थर्ड है बाज बहादुर और फोर्थ है हमारा ज्ञानचंद। तराई भावर जो उत्तराखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी, इसलिए उस क्षेत्र को 9 लखिया माल के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में मुख्य रूप से उधम सिंह नगर कहलाता है। तराई भावर का क्षेत्र उधम सिंह नगर और थोड़ा नैनीताल, थोड़ा बहुत पौड़ी भी आता है, मुख्य रूप से नैनीताल है और उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो इसका जो आंसर है 9 लाख रुपए की आय जगतचंद के काल में ही होती थी। ठीक है, इसलिए इसके काल में 9 लाख रुपए की आय होती थी, इसलिए इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल क्या कहते हैं? कुमाऊं का स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेह शाह के काल को मानते हैं ना हम लोग, वैसे कुमाऊं का स्वर्णकाल कौन सा है? स्वर्णकाल जगतचंद। ठीक है, और जगतचंद जो आपका प्रजा का हितैषी राजा है, प्रजा हितैषी राजा भी आपका यही है। ठीक है, जुआरियों पर कर, जुआरियों पर कर भी आपका यही राजा लगाता है ना। और चेचक से इसकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना है। देवीचंद के काल में हमने पढ़ी लिया, पागल राजा भी कहते हैं इसको, सन के राजा भी कहते हैं। पेड़ों को ठंड लगती है इसलिए पेड़ों को कपड़े से ढक भी देता था कभी कभी सन के राजा। कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने का सपना भी इसी ने देखा है। चाटुकारों पंडितों से आपका घिरा रहता था, अपना सारा धन जो है इसने चाटुकारों पंडितों पे ही लुटा दिया था। वो जैसा कहते थे वैसा ही करता था, इसका दिमाग अपनी तरफ से कुछ नहीं करता था, है ना। इसलिए इसके शासनकाल में चंद शासन काल जो एक तरह से अवनति काल, चंदों का अवनति काल जो प्रारंभ होता है देवीचंद के काल से माना जाता है। ठीक है, बाज बहादुर चंद के बारे में मैंने आपको बता रखा है। क्या है बाज बहादुर चंद के बारे में? बाज बहादुर चंद शाहजहाँ का समकालीन है और शाहजहाँ ने इसको बहादुर की उपाधि भी दी थी। और बाज बहादुर चंद वही राजा है जिसके शासनकाल, जिसने अपना सर्वाधिक सीमा विस्तार किया है चंद शासनकाल में। ठीक, बाज बहादुर। ठीक है, ज्ञानचंद सेकंड वो हमने पहले पढ़ी रखा है, तो इसका आंसर क्या है? 33 का पहला वाला। आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन क्या है? 34 है गलत कथन बताना यहाँ पे। तो पहला रुद्रदत्त पंत ने उद्योगचंद को तपस्वी शासक कहा है। रुद्रदत्त पंत इतिहासकार है उत्तराखंड से संबंधित। लक्ष्य दीपावली का आयोजन जो है ज्ञानचंद ने किया था। फिर थर्ड है मैसी साहू उद्योगचंद का सेनापति था। या फोर्थ बूढ़ा अत्याचारी शासक बाज बहादुर को कहा जाता है। गलत बताना है, तो गलत क्या होगा यहाँ पे? लक्ष्य। ठीक है, तो गलत जो होगा सेकंड वाला होगा। लक्ष्य दीपावली 1 लाख दियों को जला के एक तरह से देवी देवताओं की जो पूजा करने वाला राजा है वो ज्ञानचंद नहीं है। कौन है आपका? उद्योगचंद। उद्योगचंद, क्योंकि ये उद्योगचंद वही राजा है जो डोटी पर आक्रमण करता है और डोटी पर आक्रमण करने वाला दूसरा राजा यही है। तो डोटी से युद्ध करते समय अंतिम युद्ध में इसके भी काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं, ये भी लहूलुहान होता है और अंत में युद्ध वगैरह को सब त्याग देता है ना। और पूजा पाठ में ही इसका ध्यान पूरा रहता है। तो 1 लाख दियों को जला के देवी देवताओं की पूजा करने वाला जो है ये आपका ज्ञानचंद नहीं है, उद्योगचंद है। बाकी पहला वाला भी ठीक है,
मैसी शाह उद्योगचंद का ही सेनापति है, और बूढ़ा अत्याचारी राजा बाज के कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। गलत कौन सा आपका? सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं आपका 35। 35 क्या है? डोटियों की सर्दियों की मतलब शीतकालीन राजधानी बतानी है। इसका मतलब दो राजधानियाँ होंगी इनकी, एक ग्रीष्मकालीन भी होगी और एक शीतकालीन भी होगी। तो अजमेरगढ़ है या सूरजगढ़ है या जुराइल दीपाइल है या ढिघुली है, शीतकालीन बतानी है। तो शीतकालीन में क्या है? शीतकालीन जुराइल दीपाइल थी, ठीक है। और ये भी याद रखना, इसमें किस नदी के तट पे थी? सेठी। नदी आएगी तो नदी याद करनी है आपका सेठी। अजमेरगढ़ राजधानी थी ग्रीष्मकालीन डोटियों की, गर्मियों की राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? यही थी अजमेरगढ़। सूरजगढ़ ऑप्शन में, सूरजगढ़ हम कहीं पढ़ते ही नहीं उत्तराखंड में। तो ढिकुली आपको पता है कत्यूरी नरेशों की शीतकालीन राजधानी थी, कत्यूरों की शीतकालीन राजधानी। बाकी हम पढ़ते हैं कार्तिकेय जोशीमठ पहली राजधानी थी इनकी कत्यूरों की, सेकंड राजधानी बैजनाथ बागेश्वर थी, शीतकालीन थी आपकी ढिकुली। इसका जो आंसर है वो क्या है? जुराइल दीपाइल, ठीक, मतलब थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 36। तो 36 क्या है? रामू रजवार कत्यूरी द्वारा तीलू रौतेली को पूर्वी नदी में धोखे से मारने संबंधित घटना संबंधित है किस राजा से? पहला ऑप्शन उद्योगचंद, सेकंड है त्रिमल चंद, थर्ड है दिलीप चंद या फोर्थ है बाज बहादुर चंद। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जहाँ हो जाएगा हमारा बाज बहादुर चंद, ठीक है। बाज बहादुर चंद है। रामू रजवार कौन था? कत्यूरी था जो लूटपाट करते रहते थे, कुमाऊं में लूटपाट करी उन्होंने। तो कुमाऊं से बाज बहादुर चंद ने इनको भगा दिया था गढ़वाल। और गढ़वाल में कौन शासन थी? गढ़वाल के पूर्वी क्षेत्र में तीलू रौतेली और इनके पिता का शासनकाल था। जो इनके पिता थे भूप सिंह थोकदार, वो गढ़वाल नरेशों के दरबार में भी रहे हैं अधिकारी या कर्मचारी के रूप में। बाद में जो है जब रामू रजवार गढ़वाल की पूरी सीमा पर लूटपाट करना प्रारंभ करता है तो इनके पिता उठ खड़े होते हैं, इनसे कत्यूरी सैनिकों से युद्ध करते हैं, जिनमें इनके पिता और इनके दो बेटे मारे भी जाते हैं। बाद में तीलू रौतेली झंडा बुलंद करती है, वो कत्यूरी से लड़ाई करती हैं, हराती हैं कत्यूरी आपके सैनिकों को। अंत में पौड़ी में पूर्वी नया तट पर जब वो स्नान कर रही थी, जब वो हाथ पैर अपने मुंह धो रही थी, तो पीछे से ही एक कत्यूरी, जिसका नाम क्या है? रामू रजवार, वो पीछे से इनका गला काट देता है और तीलू रौतेली का निधन इस प्रकार से होता है। ये भी याद रखना, तीलू रौतेली की मूर्ति बीरो खाल में, मूर्ति का इनकी बीरो खाल कहाँ है? पौड़ी। स्टैचू है बीरो खाल में, ठीक है, पौड़ी। तो पौड़ी में इनकी मूर्ति भी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 36 का चौथा वाला। नेक्स्ट देखते हैं 37। 37 क्या है? बिना पंत के चालू ना कहावत किस चंद राजा से संबंधित है? किससे संबंधित है? या दिलीप चंद है पहला ऑप्शन, सेकंड है त्रिमल चंद, थर्ड है बाज बहादुर चंद या फोर्थ है कोई नहीं। बिना पंत के चालू ना, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो दिलीप चंद है, क्योंकि इसके शासन काल में दो प्रकार के अधिकारी थे, दो कास्ट के, एक पंत थे और एक थे उप्रेती। तो पंतों का विशेष प्रभाव था इसके काल में। सारी सैनिक शक्तियाँ सारा प्रबंध कौन संभालते थे? पंत लोग ही संभालते थे। इसलिए जो उप्रेती वर्ग था इनसे चिढ़ता भी था, ईर्ष्या भी करता था। तो पंत लोगों ने क्या कहा था, उप्रेती लोगों ने क्या कहा था कि बिना पंत के, मतलब बिना पंत वाले लोगों से, जो पंत वर्ग था उनके बिना इसका दिलीप चंद का शासनकाल जो राजा है किसी काम का नहीं है, चिढ़ाने के लिए कहते थे। तो बिना पंत के चालू ना, आंसर है आपका दिलीप चंद। आगे आपका 38 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लक्ष्मी चंद से संबंधित गलत कथन बताना याद रखना। पहला है लक्ष्मी चंद का भाई जो है शक्ति गुसाई जन्मांध था, मतलब जन्म से अंधा था। सेकंड है कई नवीन करों को आरोपित करने वाला लक्ष्मी चंद था। इसका उपनाम छिपने वाली बिल्ली था। जिस किले से लड़ता था उसे श्यालबुंगा कहते थे, जिसका अर्थ था शेर का महल। गलत बताना है तो गलत कथन कौन सा आपका? फोर्थ वाला, क्योंकि जिस किले से लड़ता था उसे श्यालबुंगा ही कहते थे, लेकिन श्यालबुंगा का अर्थ शेर का महल नहीं होता, गीदड़ का महल होता है। गीदड़ का महल, चूंकि लक्ष्मी चंद है इसे भीगी बिल्ली भी कहते हैं, श्यालबुंगा भी कहते हैं। श्यालबुंगा तो किले का नाम है ना। हाँ, लखुली विराली भी इसका उपनाम है। लखुली विराली, इसे छिपने वाली बिल्ली कहते हैं। लखुली विराली मतलब छिपने वाली बिल्ली। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चंद अपने शासनकाल में गढ़वाल का जो नरेश इस समय था मांझ,
तो मानशाह के खिलाफ इसने 8 बार आक्रमण किया गढ़वाल पर, जिसमें 7 बार हारा है। 8वें युद्ध में छोटी सी इसकी जीत हुई है। और जिस युद्ध में लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था? गैंडा था। और गढ़वाल मानशाह का सेनापति कौन था? आपका खतर सिंह था। तो मानशाह का सेनापति खतर सिंह इसमें मारा जाता है। और इसलिए इस जीत के उपलक्ष्य में आज भी कुआं में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। मतलब 7 हार के बाद छोटी सी जीत के उपलक्ष्य में आज भी क्या मनाया जाता है? खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। बाकी इसका भाई लक्ष्मी गुसाई था, सारा प्रबंध यही देखता था। जम से भली अंधा था लेकिन शक्ति गुसाई ठीक है। छिपने वाली बिल्ली भी ठीक है। तो इसका जो आंसर है, कई नवीन कर लगाए थे इसने। इसमें एक सिरती कर याद रखना है। सिरती कर जो है नगद रूप में लिया जाने वाला टैक्स है, सिरती, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका जो आंसर है आपका चौथा वाला। नेक्स्ट देखते हैं आपका 39 क्वेश्चन क्या है? इक्फा युद्ध। इक्फा युद्ध से संबंधित चंद राजा भाई कौन है? पहला रुद्रचंद, सेकंड है लक्ष्मीचंद, थर्ड है भारती चंद, या चौथा है उद्योगचंद। तो इक्फा युद्ध की बात हो रही है। सबसे पहले तो इक्फा युद्ध आपको पता होना चाहिए। इक्फा युद्ध का मतलब क्या है? ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें राजा, 2 राजाओं की सेना आपस में लड़ाई नहीं करेगी। राजा और सेना आपस में लड़ाई नहीं करेगी। 2 व्यक्ति या 2 नरेश खाली आपस में लड़ाई करेंगे। जैसे कहते हैं ना सिंगल फाइट, सिंगल सेना की लड़ाई नहीं है, 2 व्यक्तियों की या 2 राजाओं की लड़ाई है इसमें, ठीक है। तो रुद्रचंद है, लक्ष्मीचंद है, भारती चंद है या उद्योगचंद है? तो आंसर है रुद्रचंद। रुद्रचंद के समकालीन याद रखना है। जो दिल्ली नरेश था वो कौन था? अकबर। तो अकबर का सूबेदार जो लखनऊ में था आपका, उसका नाम क्या था? हुसैन खां टुकड़िया। तो हुसैन खां टुकड़िया ने रुद्रचंद के शासनकाल में ही तराई भाग पर आक्रमण किया था, जिससे पहले तो आपका रुद्रचंद हारा था। दूसरे युद्ध में रुद्रचंद ने पुनः युद्ध करा था और हुसैन खां टुकड़िया को हराया था। और ये युद्ध जो है एक तरह से आपसी युद्ध था, 2 सेनाओं के मध्य नहीं था। और ये रुद्रचंद की ही चाल थी, क्योंकि रुद्रचंद को पता था हुसैन खां टुकड़िया आएगा और युद्ध करेगा, सेना बहुत बड़ी है, तो मैं हार जाऊंगा। तो इसने प्रस्ताव रखा था हुसैन खां टुकड़िया के समक्ष। ये युद्ध होगा किसके बीच होगा? हम और आपके, मतलब आपके रुद्रचंद के बीच में और हुसैन खां टुकड़िया के ही बीच में। स्वीकार किया रुद्रचंद ने प्रस्ताव। इसने प्रस्ताव दिया था रुद्रचंद ने, स्वीकार कौन करेगा? हुसैन खां टुकड़िया स्वीकार करेगा। दोनों के बीच युद्ध होता है, इसमें हुसैन खां टुकड़िया हार जाता है, ठीक। और इस युद्ध से प्रभावित कौन होता है? वो होता है कौन? अकबर, क्योंकि अकबर का सेनापति है। रुद्रचंद ने हरा दिया है, प्रभावित होता है कौन? अकबर। अकबर इसको बुलाता है, उपाधि वगैरह सम्मान भी देता है। नागौर विजय के लिए भी रुद्रचंद को भेजता है। उसके बाद नागौर विजय करता है। उसके बाद तराई भाबर का जो बचा कुचा क्षेत्र है वो भी रुद्रचंद को सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे आंसर रुद्रचंद है। लक्ष्मीचंद के बारे में आपको पता ही है, इसका भाई लक्ष्मी गुसाई है। बहुत सारे नवीन करों को आरोपित करने वाला राजा भी लक्ष्मीचंद ही है। लकुली विदाली भी कहते हैं इसको, छिपने वाली बिल्ली। जिस किले से लड़ता था गढ़वाल में, जाता था लड़ाई करने, उसको सियालभंगा कहते हैं, जिसको गीदड़ का महल कहते हैं। भारती चंद के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, डोटियों से आक्रमण करने वाला। डोटियों के खिलाफ आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन है? भारती चंद। उस समय डोटी का नरेश था यक्षमल या जयमल। और इसकी सहायता उस युद्ध में किसने की थी? इसके बेटे रत्नचंद ने। रत्नचंद। नायक जाति की उत्पत्ति हमने इसके काल में पढ़ी है, नायक जाति, है ना, क्योंकि 12 वर्षीय युद्ध, नायक 12 वर्षीय युद्ध का घेरा डाला था इसने डोटी में। तो उस दौरान चंद नरेशों द्वारा डोटी की महिलाओं से अवैध संबंध बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई थी उसको कहते थे नायक। इसी नायक जाति की संतान जो थे, जो लोग थे, आगे फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके वैश्यावृत्ति को इन्होंने पेशा अपना लिया था, जो एक समाज के लिए कलंक की बात होती है, यह आपको पता ही है। 1928 में जाके कानून बना था, सॉरी 1928 नहीं है, हाँ 1929 में नायक बालिका सुधार कानून बनाया गया था सरकार द्वारा। और 18 वर्ष से कम आयु की जो भी बच्ची या महिलाएं हैं उन पर या उनको जो है वैश्यावृत्ति करना एक तरह से दंडनीय अपराध घोषित किया था। पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, इसलिए उस कानून का विरोध भी होता था। तो नायक जाति की उत्पत्ति भारतीय चंद के काल से संबंधित है। उद्योगचंद के बारे में मैंने पढ़ाई है। तो 39 का पहला क्या है? रुद्रचंद। नेक्स्ट देखते हैं आपका 40 क्वेश्चन क्या है? आईन अकबरी जो अबुल फजल की पुस्तक है, दिल्ली सूबे के अधीन कुमाऊं के कितने परगने शामिल थे? पहला ऑप्शन 21, सेकंड है आपका 29, थर्ड है 41 या फोर्थ है आपका ए बी दोनों। तो आंसर क्या है? बहुत बड़े क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है, पता होना चाहिए सबको। आंसर क्या है? दोनों है। अब आप बोलोगे दोनों आंसर कैसे हैं? 21 भी है, 29 भी है। जो आपका गुजाई जी की पुस्तक आती है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, वहाँ भी लिखा हुआ है 29, 21 भी हम पढ़ते हैं अजय रावत की पुस्तक में। तो आंसर दोनों है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन विवादित होते हैं जो पेपर में टैकल करने होते हैं। आंसर आप कुछ भी करें, या तो सबको आंसर देगा
एक नंबर देगा, किसी को भी नहीं देगा, बात एक ही होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए, बाकी डिलीट होने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 40 के आगे पढ़ते हैं, दोनों आंसर हैं इसके। 40 के आगे हमारा 41। 41 क्वेश्चन क्या है? 41 क्वेश्चन है, अल्मोड़ा को चंद राजवंश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का प्रयास किस चंद राजा ने किया था? पहला ऑप्शन है भीष्मचंद, सेकंड है बालो कल्याण चंद, थर्ड है लक्ष्मी, या कोई नहीं। सांस्कृतिक राजधानी, तो आंसर है कोई नहीं, क्योंकि आंसर है रुद्रचंद, अल्मोड़ा। क्योंकि अल्मोड़ा में रुद्रचंद ने कई संस्कृत स्कूलों की पाठशालाओं का निर्माण किया है और अपने शासनकाल के जो विद्यार्थी होते थे श्रीनगर और बनारस जो है संस्कृत अध्ययन के लिए भेजा भी करता था। मतलब संस्कृत पे इसकी जो है एक विशेष रुचि थी। तो संस्कृत की जब भी बात आएगी, संस्कृत के वृद्धि के लिए प्रयास करने वाला राजा तो आपका कौन सा हो जाएगा? रुद्रचंद है, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी मतलब संस्कृति के प्रति इसका विशेष लगाव था, संस्कृति का विस्तार हो, संस्कृत का फैलाव हो, संस्कृत को लोग ज़्यादा जाने पहचाने, तो इसलिए आपका सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर जो हमारा हो जाएगा 41 का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। अल्मोड़ा राजधानी क्षेत्र की भूमि श्रीचंद नामक व्यक्ति की थी, इसे भूमि किस कत्तूरी शासक द्वारा दी गई थी? शालिवाहन देव, या सेकंड कटारमल है, या थर्ड बैचल है, या कल्याण वर्मन है? आपको पता है चंदू की प्रथम राजधानी क्या थी? चंपावत थी। चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा बदलनी है। अब अल्मोड़ा राजधानी बदलनी है तो भूमि लेनी पड़ेगी पहले, जिस व्यक्ति के नाम पे वो भूमि है। तो जो भूमि थी वो बैचल की थी, इसने किस कत्तूरी शासक द्वारा दी गई थी? बैचल ने दी थी। आंसर क्या है? बैचल ने। और राजधानी परिवर्तित करने वाला राजा कौन होगा चंपावत से अल्मोड़ा? पूर्ण रूप से वो बालो कल्याण चंद है, हमने पढ़ लिया आगे। कल्याण वर्मन तो आंसर है ही नहीं। कत्तूरी राजा कटारमल, ये भी आंसर नहीं है। शालिवाहन देव भी नहीं है। आंसर है बैचल। आपको यहाँ पे बैचल नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 42 का है थर्ड। आगे देखते हैं 43। 43 क्या है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा नगर में राजधानी की नींव रखने वाला राजा कौन है? भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, या थर्ड है रुद्रचंद, या चौथा है हमारा कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? नींव की बात बोल रहा है, पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित करने की बात नहीं कह रहा है, यहाँ ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? भीष्मचंद। नींव रखने की बात हो या अल्मोड़ा में राजधानी के शिलान्यास की बात हो, आंसर होगा भीष्मचंद। नींव या शिलान्यास, ठीक है। नींव की बात हो, नींव रखेगा ये, उसके बाद शिलान्यास भी करेगा, शिलान्यास भी करेगा। लेकिन अल्मोड़ा को पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित करने की बात आएगी, पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित करने की बात जब आएगी अल्मोड़ा के रूप में 1563 में, तो वो आंसर होगा बालो कल्याण चंद, ठीक है। तो आंसर होगा इसका आपका, सॉरी आंसर नींव रखने वाली बालो कल्याण चंद नहीं, नींव की बात हो तो भीष्मचंद नहीं होगी। पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित की बात होगी तब होगा आंसर बालो कल्याण चंद, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 44। रुद्रदत्त पंत के अनुसार चंद वंश का सबसे प्रतापी, कर्मशील और विजयी राजा कौन है? रत्नचंद है, कीर्तिचंद है, उद्यानचंद है, कोई नहीं। तो सबसे प्रतापी हो जाएगा आंसर कीर्तिचंद। और कीर्तिचंद वो राजा है जिसके शासनकाल में कुमाऊं का अधिकांश भाग इसी के शासनकाल में सम्मिलित था। 3 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने आपको। सबसे लंबा शासनकाल ज्ञानचंद, सबसे लंबे शासनकाल की बात होगी तो वो ज्ञानचंद हो जाएगा, ज्ञानचंद। सर्वाधिक सीमा विस्तार की बात होगी तो किसके शासनकाल में किसने किया था सीमा विस्तार? सीमा विस्तार की बात होगी तो वो बाज बहादुर हो जाएगा, बाज बहादुर चंद। और सबसे प्रतापी या कुमाऊं का अधिकांश भाग किस राजा के काल में सम्मिलित था? वो हो जाएगा कीर्तिचंद। रत्नचंद के बारे में आपको पता है, भारतचंद का बेटा है, ठीक है, हमने पढ़ा है। 100 और सीरा खाली इसी ने जीता था। सीरा पर पहला भूमि बंदोबस्त करने वाला रत्नचंद ही है। सीरा पर जो अधिकारी रखे गए थे सीरा जीतने के बाद वो बसेड़ा थे। डुंगरा बसेड़ा पहला था, मदन सिंह बसेड़ा सेकंड था, राय सिंह बसेड़ा आपका तीसरा था। उद्यानचंद के बारे में हमने पढ़ाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। 45 क्या है? डोटी राज्य के में नागमल का विद्रोह किस चंद राजा के काल में हुआ था? नागमल की बात हो रही है, नागमल। रत्नचंद है या आपका भारती चंद है या उद्यानचंद है या विक्रम चंद? इसका आंसर है हमारा रत्नचंद। याद भी कर सकते हो कैसे? नाग, नाग के पास क्या है? रत्न, हीरा, नागमणि होती है ना, नागमणि, तो नाग से रत्न याद कर सकते हो। रत्नचंद के पहले भारती चंद है, और भारती चंद के काल में आपको पता ही है डोटी को हराया था इसने और डोटी को अपने अधीन बनाया था, है ना। डोटी को अपने अधीन बनाने वाला राजा कौन है? वो भारती चंद है। तो जब रत्नचंद राजा बना तो डोटी में
डोटी के नरेश के एक अधिकारी नागमल ने विद्रोह कर दिया था और डोटी के नरेश को वहां से भाग के कुआं आना पड़ा था। कुआं में आपका रत्नचंद है उस समय राजा। रत्नचंद से इसने हेल्प मांगी थी राजा ने, और नागमल को इसने हराया था रत्नचंद ने। नागमल को हराया था रत्नचंद ने और पुनः डोटी नरेश को गद्दी सौंपी थी। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, डोटी नरेश जो है वो मेंशन नहीं थी। इस समय डोटी नरेश कौन है? जिसको हरा के नागमल ने सत्ता प्राप्त की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है रत्नचंद। ठीक, रत्नचंद। नेक्स्ट देखते हैं 46। 46 क्या है? गलत कथन। गलत कथन का चयन करना है। अशोक चल के आक्रमण के समय कुमाऊं नरेश नानकीचंद था। सेकंड, जस्सा कमलेखी गरुड़ ज्ञानचंद का दरबारी था। मझेड़ा अभिलेख गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित नहीं है। या आपका बिसौत कोट, खगमरा कोट, सिंदरा कोट या विजय कीर्तिचंद ने की है। गलत बताना है। गलत है आपका मझेड़ा, क्योंकि मझेड़ा जो है अभिलेख गरुड़ ज्ञानचंद का ही है, नहीं लिखा है तो इसी का है। ठीक है, आंसर ये है। बाकी अशोक चल आपको पता है डोटी के दुलू प्रदेश का निवासी था। दुलू प्रदेश आता है हमारा पश्चिमी नेपाल के भाग को दुलू प्रदेश कहते हैं। वहाँ का निवासी कौन था आपका? अशोक चल था, याद रखना है। दुलू मतलब पश्चिमी नेपाल, और इसके कुल का नाम क्या था? वैरात कुल। वैरात कुल का था ये। और कुमाऊं पर मतलब उत्तराखंड पर कब आक्रमण करता है? 1191। इसे 12वीं शताब्दी भी आप कहोगे। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि 1101 से लेकर 1200 तक 12वीं शताब्दी होती। तो 1191 या 12वीं शताब्दी। इस समय कुमाऊं का राजा नानकीचंद कुमाऊं के इतिहास में लिखा हुआ है। कहीं कहीं इसके अलावा जो नाम मिलता है आपको, नानकीचंद के अलावा जो नाम मिलता है वो वीरचंद का नाम भी मिलता है। ठीक है, तो नानकीचंद हो जाएगा। जस्सा कमलेखी गरुड़ ज्ञानचंद का अधिकारी था। जस्सा कमलेखी का जो विरोधी अधिकारी है या इनकी जो है आपस में उठापटक चलती रहती थी, वो है हमारा नीलू कठायत। नीलू कठायत सेनापति था आपका गरुड़ ज्ञानचंद का, नीलू कठायत। तो दो अधिकारी हैं, जस्सा कमलेखी, नीलू कठायत। नीलू कठायत के दो पुत्र के नाम याद रख सकते हो आप, सूजू और बीरू। दो पुत्र, सूजू और बीरू या वीरू, सूजू या बीरू या वीरू। ठीक, तो बाकी ये सारे क्षेत्र कीर्तिचंद मैंने बताया भी था। कीर्तिचंद के काल में कुमाऊं का अधिकांश भाग इसी राजा के काल में शामिल हुआ है। ठीक है, आंसर गलत बताना था तो गलत है हमारा 3rd। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 47। नायक जाति। नायक जाति सुधार अधिनियम पारित हुआ था कब? पहला ऑप्शन 1914 है, सेकंड 1929, थर्ड है 1939 या फोर्थ है 1927। नायक जाति, आंसर इसका क्या है? 1929। नायक जाति कौन है? भारतीय जन के काल से संबंधित है, मैंने आपको बताई है, भारतीय जन के काल से संबंधित है। और भारतीय जन पहला नरेश था जिसने डोटी पर क्या करा था? आक्रमण करा था। और डोटी नरेश यक्षमल या जयमल को हराया था और टैक्स ना देने की प्रथा शुरुआत की थी भारतीय चंद। इसमें इसकी सहायता की थी इसके बेटे रत्नचंद ने। ठीक, और 12 वर्षीय घेरा डाला था भारतीय चंद ने। इसी 12 वर्ष के दौरान चंदों के सैनिकों द्वारा डोटी की महिलाओं से जो अवैध संबंध बनाए गए थे, उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें उत्पन्न हुई थी उसको नायक जाति कहते थे। आगे चलकर नायक जाति जिस तरह से उत्पन्न हुई थी, तो आगे जाके जो है इन्होंने वैश्यावृत्ति करना शुरू किया। इनका पेशा बन गया था। इनकी आर्थिकी का आधार वैश्यावृत्ति था, जो समाज के लिए ठीक नहीं बात मानी जाती है। तो कानून द्वारा, हाँ इसके पहले याद रखना 1924 में स्टाइफ की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, स्टाइफ। इसकी ही समिति की सिफारिश पर जो है नायक बालिका सुधार अधिनियम 1929 में लाया गया। इसमें क्या था? 18 वर्ष से कम आयु की जो भी बालिका हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको जो वैश्यावृत्ति करना एक तरह से बिल्कुल निषिद्ध कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। पूरी तरह से समाप्ति की बात नहीं थी, इसलिए इस कानून की एक कमी भी थी। 18 वर्ष से कम आयु वाली, उसके ऊपर वाली कर सकते हैं। तो जो कम आयु वाली थी उन पर एक तरह से निषिद्ध किया गया था, 18 वर्ष से कम आयु वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2nd। नेक्स्ट देखते हैं 48। 48 क्या है? खस राजा सौपाल को हराकर पूरा चंद गद्दी प्राप्त करने वाला राजा कौन है? वीरचंद है, सेकंड वीणाचंद है या ज्ञानचंद है या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सौपाल को हराने वाला वो हो जाएगा वीरचंद। वीरचंद के पहले जो राजा हुआ है वीणाचंद हुआ है। इसको विलासी राजा भी कहते हैं, विलासी राजा है। इसलिए इसके शासनकाल में स्थानीय खस राजाओं ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो है वीणाचंद को जो है गद्दी से
भगा दिया और लगभग जो है कुमाऊं पर खस राजाओं ने 196 वर्ष तक शासन किया था। 196, लगभग 200 कह सकते हो, 200 वर्षों तक शासन रहा था। आगे जाके जो आपका वीरचंद आता है, खस राजा स्वपाल को हराता है और पुनः चंद गद्दी प्राप्त करता है। ठीक है, वीरचंद के काल में खस राजा ने अधिकार किया, वीरचंद ने खस राजा स्वपाल को हराया और पुनः चंद वंश की स्थापना की। ठीक, आंसर क्या है इसका? वीरचंद। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्या है? 49 है खतड़ सिंह। खतड़ सिंह सेनापति किसका था? मान शाह का, पृथ्वीपति शाह का, बलभद्र शाह का या अजय पाल का? तो आंसर हो जाएगा मान शाह। इसके समकालीन आपको पता है लक्ष्मीचंद है, लक्ष्मीचंद है। लक्ष्मीचंद का सेनापति कौन था भाई? सेनापति गेंडा, क्योंकि नंदी भी है। गेंडा सेनापति था। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए थे, इसमें 7 बार हारा था। 8वें आक्रमण में ही मानसा सेनापति खतड़ सिंह मारा गया था। तो 7 हार के बाद 8वीं छोटी सी जीत के उपलक्ष्य में आज भी कुमाऊं में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है, ये याद रखना है। पृथ्वीपति शाह के सेनापति आपको पता ही माधव सिंह मंडारी सेनापति हैं। बलभद्र पाल के बारे में, अजय पाल के सेनापति के नाम कुछ है नहीं। अजय पाल के बारे में आपको पता ही है, गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला राजा यही है। हम पढ़ते हैं ना कि गढ़वाल के 52 गढ़ को किसने जीता है? अजय पाल ना, 52 गढ़ को नहीं जीता इसने, 48 गढ़ को जीता है, क्योंकि 4 गढ़ को हराने वाला राजा। 48 इसने जीते हैं, टोटल 52 थे ना। तो 4 गढ़ों को जो हराया था वो लखनदेव पाल, जो अजय पाल से पूर्व का राजा हुआ है, लखनदेव पाल या लखनदेव पाल ने करा था। 4 राजाओं को हराया था। इसे लखनदेव पहला राजा भी है जिसने अपने नाम से मुद्रा जारी की है। ताम्र मुद्रा जारी करने वाला पहला राजा लखनदेव पाल ही है। अब जो राजा मुद्रा जारी कर रहा है इसका मतलब वो स्वतंत्र राजा है। तो गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया किसके काल में प्रारंभ हुई? वो लखनदेव पाल होगा। और एकीकरण की प्रक्रिया, गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया, जो बचे हुए आपके गणपति उनको हराने का काम किस राजा ने किया है? अजय पाल ने। और 1515 में वो प्रक्रिया पूरी हुई थी, इसलिए गढ़वाल की स्थापना भी 1515 में माना जाती है। ठीक है, अजय पाल, याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 49 का आंसर क्या है? पहला। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 50, किसके पवाड़े कुमाऊं में प्रसिद्ध है? उद्योचंद, भारती चंद, रुद्रचंद या कोई नहीं? पवाड़े की बात हो रही है, वीर सैनिकों से संबंधित जो भी कथाएं वगैरह होती हैं उन्हें पवाड़े कहते हैं। तो उद्योचंद है, भारती चंद है, रुद्रचंद है, कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारती चंद। इसका आंसर क्या है? भारती चंद। ठीक है, आंसर क्या है? भारती चंद। तो ठीक है, आज हमने देखे चंद राजवंश से संबंधित 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे, जैसे चंद राजवंश से संबंधित है। आगे जो हम पंवार राजवंश से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही आते रहें, आपको फ़ायदा ऐसे ही मिलता रहे, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाली वीडियो। धन्यवाद।